अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने मेडिकल का एमकेट का एक पेपर एक्सप्लेन किया था 2019 का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि आप जो है दूसरा भी मेडिकल का कोई पेपर एक्सप्लेन करें। तो आज हम जो पेपर एक्सप्लेन करेंगे वो 2018 का है। तो हम शुरू करते हैं, इस पेपर को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डेट इज़ विजिबल टू ह्यूमन लाइज इन द रेंज ऑफ। ये लाइन ली गई है टेक्स्ट बुक से, चैप्टर नंबर 9 से। और विजिबल की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर आप उसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो 400 to 700 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। और ये मैंने चैप्टर भी लिखा है कि किस चैप्टर से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ यूज टू डिटरमिन। तो ये कुछ चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की फाइंड करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन सच अ वे दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन दिस पार्टिकल रीचेस इट्स टू एक्सट्रीम पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बिकम्स। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो इसका ऑप्शन होगा मैक्सिमम। ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बायोमेटालिक थर्मोस्टेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। तो जो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट है वो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। आजकल वैसे भी फिज़िक्स का ट्रेंड चेंज हो चुका है, थ्योरी बहुत ज़्यादा आ रही है, न्यूमेरिकल्स कम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेट एक्स बी द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैविंग एन न्यूक्लियाई and not nuclei. The time required to decay this nuclei to 1/2 of its initial number and not is known as. इस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसका ऑप्शन होगा सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पोजिट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन कम क्लोज इनफ टू ईच अदर दे कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू रेडिएशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलिएशन ऑफ मैटर, क्योंकि इसमें मैटर जो है वो हमारा तबाह हो रहा है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोसेस ऑफ नेचर डिके ऑफ सम हेवी न्यूक्लियाई इज बिकॉज ऑफ डैश फेनोमेना। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डिके ऑफ सम हेवी न्यूक्लियाइड इज बिकॉज ऑफ। तो हेवी न्यूक्लियाई जो डिके हो रहे हैं नेचुरली, यहाँ लिखा हुआ है नेचुरली जब हेवी न्यूक्लियाई डिके होते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। और अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो हेवी न्यूक्लियाई डिकेज ऑन इंसिडेंट ऑफ न्यूट्रॉन, तो फिर वहाँ वो प्रोसेस हमारा फिशन होता, ठीक है। पर यहाँ पे नेचुरल डिके लिखा हुआ है। नेचुरल डिके हमेशा रेडियो एक्टिविटी में होता है। ये चैप्टर नंबर 19 से लिया गया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले जो लेक्चर्स हों हमारे वो भी चैप्टर नंबर 19 पे हों। इन फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज। फ्री स्टेट में न्यूक्लियस का जो मास होता है, जैसे आप जानते हैं कि उसका मास कम होता है हमेशा उसके कंस्टिट्यूंट के मासेस से, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी ज़ाया होती है जब न्यूक्लियस बनता है। उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। और वो एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है? तो थोड़ा कंस्टिट्यूंट का जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसलिए होगा लेस देन द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सम करेंगे तो उनका मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। इफ़ अ कार कोलाइड विथ अ हाउस फ्लाई, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय हाउस फ्लाई। यह बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखें, हमने कुछ अपना क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स जो होते हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन भी करते हैं, और एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक जैसा होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितना बटरफ्लाई पे जितना हाउस फ्लाई पे फोर्स लगेगा उतना ही कार पे फोर्स लगेगा। तो सेम एज कार एक्सपीरियंस बाय द बटरफ्लाई, तो इसका ऑप्शन सी होगा। पर अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछ लें तो एक्सेलरेशन हाउस फ्लाई में ज़्यादा आएगी क्योंकि उसका मास कम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अ सोलर डे इज़ द टाइम इंटरवल बी बिटवीन टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवरहेड। द टाइम डेट इज़ रिफर्ड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड। ये एक और एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है, इसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक की लाइन दी गई है। उसके बाद जो हैं, अच्छा कुछ स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होंगे कि ये सोलर डे होगा, पर ऐसे नहीं है क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है द टाइम डेट इज़ रिफर्ड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो इसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द सनलाइट इज़ इंसिडेंट ऑन फोटो सेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्राम द सरफेस ऑफ सेल इंक्रीज विथ। तो ये आपने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में डिस्कस किया होगा अगर आपने कोचिंग क्लासेस अटेंड किए होंगे। तो जैसे ही हमें अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो इसलिए हमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी टॉपिक करवाया था, ये जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, और उसके ऊपर मैंने MCQs भी दिए हैं। आप मेरे यानी जो चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल इसका ऑप्शन होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ L द रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर विल बी। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे, जैसे आप जानते हैं रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अ साइकिलिस्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at t is equal to 0 he has travelled 5 meter moving towards right at 15 meter per second. What will be its position after 2 seconds? तो डेटा में हमें दिया गया है एक्सेलरेशन 4, टाइम 2 और इनिशियल पोजीशन 5 है, फाइनल वेलोसिटी 15 है। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, हमें इसकी फाइनल पोजीशन चाहिए। तो हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की है, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। ये एस जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन होती है। तो सेपरेशन यानी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमें 5 दी गई है, वेलोसिटी हमें 15 दी गई है, टाइम हमें 2 दिया गया। इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो 43 आएगा, इसलिए मैं 43 को हाईलाइट कर देता हूँ। जो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सम इम्प्योरिटी आर एडेड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इसके ऊपर भी मेरे यूट्यूब पे लेक्चर बने हुए हैं, इसी चैनल पे आप उसको जो है ना वो सुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन आर अप्लाइड टू गैस कंटेनर देन वॉल्यूम ऑफ गैस टेंड्स टू इंक्रीज बाय। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये बॉयस लॉ हो जाएगा,
और बॉयस लॉ में अगर आप किसी गैस का मास इंक्रीज़ कर क्या कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्रेशर को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज द अप्लाइड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, यानी आजकल फिज़िक्स का ट्रेंड ही ऐसा है। 2018 का पेपर देखें, 19 का देखें, तो आपको न्यूमेरिकल्स कम मिलेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर, तो लाइट की वेव नेचर ये भी आपको हम चैप्टर 17 में बताते थे। लाइट की वेव नेचर जो है वो बेसिकली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बताती है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरफेरेंस दिया गया है, तो हम इसके लिए इसको सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 177 सेल्सियस एंड 77 सेल्सियस विल बी। एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाइड बाई 100 पर जो टेम्परेचर हमें मिलेगा सेल्सियस में उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। T1 हमेशा बड़ा टेम्परेचर होता है, तो 177 में हम 273 ऐड कर रहे हैं ताकि सेल्सियस वाला टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से 77 में हम 273 ऐड कर रहे हैं। बहरहाल हमने T1 और T2 को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। अब फिज़िक्स का काम ख़त्म हो जाएगा, मैथमेटिक्स अब चलेगी। और बाय द वे हमने ये सॉल्यूशन कर दी तो हमारा रिज़ल्ट आया 22.2%, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है AZ है, ए जो है न्यूक्लियन नंबर है, Z जो है वो चार्ज है। बीटा emission take place along with daughter nuclei. Because of this beta particle emission, the mass number A of parent nuclei. तो मास नंबर पूछ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बीटा डिसइंटीग्रेशन में मास नंबर चेंज नहीं होता है। मास नंबर इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि अगर हमारा एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, या हमारा प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। बहरहाल यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका होगा रिमेन सेम। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस एट। तो यह भी चैप्टर 17 से दिया गया है। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाइंडिंग फोर्स को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइनेटिक इक्वेशंस तब अप्लाई होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एटॉमिक नंबर हमेशा सम रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, सॉरी, तो एटॉमिक नंबर आपसे को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटम की बात हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, देखें ये इसलिए गलत है क्योंकि एंड का मतलब होता है सम, तो इसलिए गलत है। पर अगर यहाँ ऐसे लिखा होता द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो हम फिर उसको भी ठीक करते, पर यहाँ पे फिर लिखा होता न्यूट्रल जो है एटम। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 24, लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड एंड a conductor of length L is moved across this field. Due to this activity, a potential difference appears across the ends of conductor. This type of potential difference is termed as, तो हम इसको मोशनल EMF कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। ये चैप्टर नंबर 14 से दिया गया है। आप जब इन पेपर्स को देखेंगे तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए।
और पास पेपर्स को रेफ़र करने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन कंस्टिट्यूट अ कपल, द मूवमेंट ऑफ कपल विल बी। तो मूवमेंट ऑफ कपल जो होती है ये चैप्टर नंबर 5 है, और जो मूवमेंट ऑफ कपल होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है चॉइस ऑफ ओरिजिन पे। इसका ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब है आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अ पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इसके ऊपर भी मेरे लेक्चर्स बने हुए हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। बहरहाल इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो कि न्यूमेरिकल है, इन अ सर्किट 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम। जैसे कि हम जानते हैं करंट हमें 2 एम्पियर दिया गया है, टाइम हमें 10 मिनट्स, पर हम एसआई सिस्टम से डील करते हैं, इसलिए इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 600 हो जाएगा। करंट होता है Q/T, तो Q होगा I/T, तो इसका रिजल्ट आएगा 1200 कूलम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉयल देन फ्लक्स थ्रू डेड कॉयल विल बिकम कांस्टेंट। इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस इन कॉयल। तो लाजमी है कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगी या सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन जो है वो 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट है, ये चैप्टर 11 से दिया गया है, विच प्रोसेस इज शोन इन द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर आप PV डायग्राम देखें तो PV डायग्राम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक कहते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा पेपर मैंने एक्सप्लेन किया। इस पेपर को आप अच्छे तरीके से देख लें, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई और पेपर एक्सप्लेन करेंगे। और ये आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।